रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। ओके, ओके. In fact, the weather outside is very good, and I think it's a crime to be sitting here and recording a video on Sonnet 116. So what if it's a love poem? Okay, it's raining outside, and I'm reminded of that song by Dilip Kumar, picturized on Dilip Kumar from the film Madhumati. सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी. हे हे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड, नहीं तो विलियम शेक्सपियर अंकल विल गेट एंग्री. मेरा सोनेट क्यों नहीं डिस्कस करते हो? ओके, सो व्हाट इज अ सोनेट? डू यू नो व्हाट इज अ सोनेट? सोनेट में बेसिकली 14 लाइनें होती हैं. ओके, देयर आर 14 लाइन्स and each line contains about 10 syllables and there is a fixed pattern of rhyme. In this case it is A B C D C D E F E F G G. Okay, that's a rhyme scheme as far as sonnet 116 is concerned. In this there are 3 quatrains, that is 4 lines each ka quatrain. Quatrain is spelled like this, quatrain, and there is one couplet of 2 lines, that is 3 into 4, so it becomes 3 into 4 12 plus 2 equals to 14. That is what a sonnet is. Now, when was this written? All the sonnets written by William Shakespeare were written sometime in the 1590s. Okay, in the 1590s. However, they were published only in the year 1609. सिर्फ 16,009 में इसको पब्लिश किया गया. एंड स्ट्रेंज ऐसा लगता है कि शेक्सपियर के जितने भी सोनेट्स थे वो जब तक वो जीवित थे उनके जीवन काल में इतने पॉपुलर नहीं हुए. उनके मरने के बाद 1616 में जब उनकी मृत्यु हुई, April 23. डू यू नो इट फॉर अ फैक्ट दैट शेक्सपियर्स डेट ऑफ बर्थ April 23rd and date of death is both the same, April 23rd. Okay, which is celebrated as a World Language Day. I'm just giving you extra information. ओके, तो उनके जितने भी सोनेट्स हैं उसमें सोनेट 116 इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पॉपुलर और उनका सबसे बेस्ट लव सोनेट माना जाता है. ओके, और इनको 1609 में एक पब्लिशर थॉमस थॉर्प ने पब्लिश किया था एज अ बुक. नाउ इस बुक में सच्चे प्रेम की बात की गई है. सच्चे प्रेम बोले तो ट्रू लव की बात करी गई है. ओके, इस सोनेट में ट्रू लव की बात करी गई है. एक कमिटमेंट बिटवीन पीपल. ही हैज स्पोकन अबाउट कि लव क्या है और लव क्या नहीं है. ओके, और लव के सामने किस तरह के चैलेंजेस आते हैं उन सभी के बारे में इस सोनेट में बात की गई है. ओके, नाउ सो द थीम्स ऑफ द सोनेट की बात करें, सो इट इज अबाउट ट्रू लव, इट इज अबाउट अनकंडीशनल लव, इट्स अबाउट द पैसेज ऑफ टाइम कि समय बीता है और समय के बीतने से प्रेम पर किस तरह का असर पड़ता है उसकी बात की गई है. राइट, और एक तरह से जो कमिटमेंट करते हैं दो लोग जो कि प्यार करते हैं एक दूसरे से, उसके बारे में, उस कमिटमेंट के बारे में भी बात की गई है. ओके, नाउ लेट्स गेट टू द एग्जैक्ट लाइंस ऑफ द सोनेट. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Now this इस सोनेट को ही एक तरह से इस लाइन से ही जाना जाता है. लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स. तो सोनेट 116 की जब भी बात करें तो पहला लाइन से ही उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है. इंपेडिमेंट्स का मतलब है जितने भी हर्डल्स आते हैं, जितने भी एक तरह से रोड ब्लॉक्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उसकी बात की गई है. सो बेसिकली इस पहले क्वाट्रेन में ही इज सेइंग दैट if two minds are in perfect sync with each other, यानी कि अगर दो लोग एक दूसरे से बिल्कुल ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से प्यार करते हैं, right, it means they are in love. You know, the marriage of true minds, the marriage of true minds is it like it is not just physical attraction, it's also the attraction of the mind कि एक तरह से दिमाग से भी पूरी तरह से आकर्षित होके वे आपस में प्रेम करते हैं. सो जो मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो है ये एक तरह से मेटाफर है फॉर ट्रू लव. इट इज अ मेटाफर फॉर ट्रू लव.
और अगर वो इस तरीके से किसी भी इंपेडिमेंट्स को पार करके एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सो दैट मीन्स दे आर in true love with each other. Love is not love which alters when it alteration finds or bends with the remover to remove. तो इसमें आप एक चीज देखेंगे, in order to create an effect, he has used the word alter twice. He has used the word remove again twice. Okay, so Shakespeare now he's talking about what is not love. Okay, love is not love. So before he gets on to talking about कि प्रेम असली में प्रेम क्या है, उससे पहले he is wanting to tell about what is not love. That love is not love when it changes, when there is some alteration. अगर किसी भी चीज में कुछ बदलाव हो और उसकी वजह से प्रेम बदल जाए तो वो असली में कभी प्रेम था ही नहीं, राइट? अगर आपको किसी चीज के बारे में, लेट मी गिव यू ए कॉमन प्लेस एग्जांपल. दो लोग प्यार करते हैं, कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, कुछ समय बाद ये पता, एक शायद मेल को फीमेल के बारे में या फीमेल को मेल के बारे में पता चलता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ अ डिजीज, सम काइंड ऑफ एन एलिमेंट दैट ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम. तो क्या वो प्यार बदल जाएगा? और अगर वो प्यार बदल जाएगा तब, तो इसका मतलब ये है शेक्सपियर के अकॉर्डिंग कि वो कभी भी प्यार था ही नहीं, कभी भी वे असली प्यार नहीं था. इट वॉज नॉट ट्रू लव, राइट? Or if the lover changes its route or deviates, so it either alters or bends with the remover to remove. यानी कि अपने जो एक तरह का रूट है उससे बदल जाए, डिविएट कर दे, रिमूव कर दे, तो उसमें इसका मतलब यह है कि that was never true love in any case, right? So he says that love is not love अगर वो passage of time के साथ बदल जाए, right? कोई कुछ बदल जाए या कुछ जानकारी मिले उसके वजह से उसका जो सोचने का तरीका है वो बदल जाए, और अगर वो आसानी से जल्दी से ब्रेक हो सके, रिमूवर टू रिमूव, मतलब कि कुछ भी चीज उसमें उनके जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ भी आराम से आसानी से बदल जाए या रिमूव हटाया जा सके, तो इसका मतलब यह है कि दैट वाज नेवर ट्रू लव. सो इन ए नटशेल कहने का मतलब यह है कि जो असली प्रेम है उसका असली टेस्ट ये रहता है कि किसी भी चीज से उसमें कुछ बदलाव नहीं आना चाहिए, राइट? अगर वो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से उसमें बदलाव आता है तो शेक्सपियर के अकॉर्डिंग उसका कहने का मतलब ये है कि ये कभी भी असली प्यार था ही नहीं. इट वॉज नेवर ट्रू लव. ओके, सो दैट इज एज फार एज द फर्स्ट क्वाट्रेन इज कंसर्न. नेक्स्ट क्वाट्रेन. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest, okay, and is never shaken. Now in the first quatrain में मैंने क्या बताया, शेक्सपियर ने क्या बताया है? शेक्सपियर ने ये बताया है कि ट्रू लव को कैसा नहीं होना चाहिए. अब इस क्वाट्रेन में अगले 4 लाइन में ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ ट्रू लव शुड बी. पहले हाउ इट शुड नॉट बी, नाउ ही टॉक्स अबाउट हाउ ट्रू लव should be. So here he is talking about tempest. Tempest का मतलब होता है काफी आंधी, basically a very violent kind of storm. Tempest is a violent kind of storm. He's talking about the lighthouse, he's talking about the ship. So all this is what is referred to in a generic sense as nautical imagery. यानी कि nautical का मतलब है something which is related to sailing, something which is related to boats, ships, sailors, navigation in general, उन सबको. बिकॉज आपने सुना होगा ना नॉटिकल माइल्स, मेजरमेंट सी में किलोमीटर में नहीं करते हैं, उसको नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं. सो ऑल दिस इज द यूज ऑफ नॉटिकल इमेजरी इन दिस पर्टिकुलर क्वाट्रेन बाय शेक्सपियर. सो ही इज सेइंग, और यहां पर जो इट का इस्तेमाल किया गया है, दिस इज रेफरिंग टू लव. Okay, so and love, when he's talking about love, he's talking only about true love. So he says, oh no. So it's almost very conversational. बातचीत करने का एक तरह का उनका अंदाज है, उसका ढंग है. तो कहने का मतलब यह है कि प्यार is an ever fixed mark. Okay, is an ever fixed mark. Ever fixed is something like which is unchanging, which is constant, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है. दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन. तो यहां पर किस तरह का ऐसा नॉटिकल इमेजरी की बात करें, समुंदर की बात करें, तो ऐसा कौन सा एवर फिक्स्ड मार्क है? द एवर फिक्स्ड मार्क इज द लाइट हाउस, है ना? जो लाइट हाउस होता है वो रोशनी देता है
समुद्र में नावों को, बड़े जहाजों को, ताकि वो एक तरह से नेविगेट कर सके, उनको रोशनी देता है लाइट हाउस, जिसकी रोशनी चारों तरफ जाती रहती है. सो ही सेज इट इज लाइक इट. सो ट्रू लव इज लाइक एन एवर फिक्स्ड मार्क, अनचेंजिंग कांस्टेंट मार्क, जो कि समुद्र में जितनी भी उथल पुथल होती है, जितने भी वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं, उसको देखता है और कभी भी डरता नहीं है. नेवर शेकन मतलब कभी भी डरता नहीं है. तो अगर आप किसी से असली में प्यार करते हैं और आपकी जिंदगी में काफी उथल पुथल होती है, तब भी अगर आप घबराए नहीं, तब भी आपकी जो निष्ठा है, आपका जो प्यार है, आपका जो विश्वास दूसरे के प्रति है, अगर वो किसी भी तरह से शेक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वो असली प्रेम है. राइट? सो ही सेज, and then he says, it is the star to every wandering bark whose worth is unknown although his height be taken. So it, जैसे मैंने कहा, it is again talking about the love, and star is like the guiding star, is like the guiding star or the north star or the pole star, which is like the constant star, right? So it is like the north star, it is like the north star to every wandering bark. एक मिनट यार, ये क्या, ये पेन काम क्यों नहीं कर रहा? चल जा यार, why is it not working? मैंने कुछ उल्टा सीधा प्रेस कर दिया, अभी तो आया. Okay, so he says it is like the star, that is true love is like the guiding star to every wandering bark. ये bark का मतलब क्या मालूम है? ये कुत्ते की भौंकने की बात नहीं हो रही है. This is talking about a small ship. तो छोटे शिप को bark कहते हैं, या बोट को, right? Whose worth is unknown. Worth का मतलब whose importance is unknown although his height be taken. Okay, so कहने का मतलब यह है कि हमको किसी भी प्यार का असली कीमत शायद मालूम नहीं होगी, लेकिन हम हमेशा उस प्यार की गहराई को नाप सकते हैं. सो एज आई सेड एट द बिगिनिंग, काफी सारी नॉटिकल इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है, बिकॉज हम समुद्र की गहराई को नाप सकते हैं. आई मीन व्हेन बोट्स एंड बिग शिप्स गो, दे विल बी एबल टू नो कि हम कितने डेप्थ पर हैं, हमारे नीचे समुद्र, सी बेड कितने डेप्थ पर है, राइट? सो वी विल बी एबल टू मेजर द डेप्थ. सो ही सेइंग शायद हमको असली प्यार की सही कीमत नहीं मालूम होगी, लेकिन प्यार की गहराई का अंदाजा हमेशा हमें हमें मालूम रहेगा. So that's what he's saying in this quatrain. Next he's talking about, now in the next line he's talking about the passage of time. The passage of time. Love is not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickles compass come. यहां पर क्या कह रहा है? Now इसमें जो टाइम्स फूल है, इसका मतलब समवन हु इज अ विक्टिम ऑफ टाइम, यानी कि समय की वजह से उस पर किसी तरह का नेगेटिव इंपैक्ट हुआ हो. सो ही सेज प्यार एक तरह से समय का विक्टिम नहीं है. ओके, समथिंग विच हैज बीन अफेक्टेड बाय द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज समय निकलता रहता है और समय के साथ काफी कुछ बदलाव होता रहता है. सो लव ही इज सेइंग is not something which is under the control of time, कि टाइम की उसके ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल या किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है. ओके, लेकिन फिजिकल ब्यूटी, और फिजिकल ब्यूटी को यहां पर किस तरह से बताया गया है? रोजी लिप्स एंड चीक्स, यानी कि एक सुंदर स्त्री की बात की गई है यहां पर. can be in the control of time and can change with time, okay, leading to wrinkles on the screen. Obviously जब आपकी उम्र ढलती है, तब आपका स्किन की क्वालिटी भी थोड़ी सी उसमें डिटोरेशन होती है. So he is saying that with the passage of time the physical beauty may change, right? But love is not a victim of passage of time. लेकिन उसके प्यार में, दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी फिजिकल ब्यूटी उम्र के साथ चेंज होगी, कम हो जाएगी. जितने सुंदर वे 20 साल की उम्र में थे, शायद 50 साल की उम्र में उतने अच्छे नहीं लगते होंगे, लेकिन उनके बीच में जो प्यार है, जो प्रेम है, उस पर किसी भी तरह का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा. तो देन ही इज गिविंग
टॉकिंग अबाउट द बेंडिंग सिकल. नाउ सिकल आपने किसी खेत में तो आप जाते नहीं होंगे, इस तरह का देखा होगा, वो सीपीएम का सिंबल भी है इस तरह का, एंड दिस इज कॉल्ड अ सिकल, जिससे कि क्रॉप्स को काटा जाता है, राइट. सो ही इज टॉकिंग अबाउट सिकल विच इज अ टूल टू कट द क्रॉप. सिमिलरली द सिकल ऑफ टाइम कैन चेंज ए लॉट, यानी कि एक तरह से शार्प इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर किया गया है to the passage of time. So the bending sickles compass indicates some, like this is a range, this is like the compass. इसका जो रेंज है, इसके बीच में जितना भी गेहूं या पैडी आएगा वो सब कट जाएगा. So he is saying जो उसके बीच में जो रेंज है और उसकी वजह से फिजिकल ब्यूटी कम हो सकती है, राइट. सो द बेंडिंग ऑफ द सिकल इज टॉकिंग अबाउट द पैसेज ऑफ टाइम. ये याद रखिएगा, जो बेंडिंग ऑफ द सिकल है, ये जो बेंड है, दैट इज रेफरिंग टू द पैसेज ऑफ टाइम. एंड हिज love alters not with his brief hours and weeks. His means his is referring to the time. His is here referring to samay. With his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. यानी कि टाइम को पर्सोनिफाई किया गया है by referring to him by time as his. He says that love does not change with the passage of time. कि समय के साथ प्रेम नहीं बदलता है, लेकिन actually it stays on till death. Doom का मतलब he is talking about death, that it stays on right till the edge of death and even beyond, right. So that's what he's talking about, that if you are talking about true love, where कभी भी समय के साथ बदलता नहीं है, बल्कि it stays on right till the edge of death. Okay, so that's what being said in the third quatrain. और इसके बाद दो लाइनों का फाइनल कंक्लूजन है, और इस कंक्लूजन में व्हाट इज सेइंग इज दैट इफ दिस बी एरर, अगर मैंने इन 12 लाइनों में ऐसी कोई भी बात लिखी है जो कि गलत हो, ओके, और उसको गलत प्रूव किया जा सके, अपॉन मी प्रूव्ड, यानी कि और उसको गलत प्रूव किया जा सके, यानी कि शेक्सपियर को अपनी बात पर इतना भरोसा है कि मैंने गलत बात नहीं की है. सो ही सेज दैट अगर इन 12 लाइनों में कोई भी गलत बात कही है और उसको गलत प्रूव किया जा सकता है, देन इट मींस दैट आई नेवर रोट. इसका मतलब यह होगा कि मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं लिखा है, ओके, एनीथिंग, नॉट डिड एनी मैन ट्रूली लव एनीथिंग. और इसका मतलब यह भी है कि किसी भी व्यक्ति ने किसी भी चीज को प्यार नहीं किया. तो एक तरह से ही इज ट्राइंग टू आइडियलाइज लव, यू नो, ही इज ऑलमोस्ट थ्रोइंग ए चैलेंज. इसका मतलब है कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं, ना मैकबेथ लिखा, ना हैमलेट लिखा, ना किंग लियर लिखा, ना मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा, मैंने कुछ लिखा ही नहीं, अगर मेरी इन 12 लाइन की बातों में कुछ भी बात गलत हो. नाउ द मेन मेटाफर पर्सोनिफिकेशन की तो मैंने बात की. दूसरी बात आप देखेंगे that in all these lines, if you see right from the first one, he kind of, you know, let me not to the marriage of true minds admit impediments. This is called the enjambment. यानी कि एक लाइन में एक सेंटेंस, एक थॉट कब खत्म नहीं हो रहा है, वो दूसरे लाइन में कंटिन्यू हो रहा है. So that is another literary device that he has used in this particular poem. Okay, alters, alteration, alliteration का भी काफी इस्तेमाल किया गया है. To the edge of doom is a hyperbole, exaggeration का इस्तेमाल किया गया है. राइम स्कीम तो मैंने बता दी. दूसरा एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि आप पूछेंगे कि इसका कुछ नाम क्यों नहीं दिया, इसने सारे सोनेट को सोनेट 54, 55, 56, 116 ऐसा क्यों नाम दिया. तो एक तरह से ताकि हमारा फोकस और अटेंशन पूरी तरह से इसके कंटेंट पे लगा रहे, दैट कैन बी वन रीजन. ओके, और बिकॉज अगर टाइटल में कुछ दिया होता तो हम टाइटल से लेकर उससे एक तरह से प्रभावित होते. इसमें टाइटल से हमको कुछ नहीं पता चल रहा है, राइट. और न्यूमेरिकल टाइटल से एक तरह से सोनेट, पूरे जो जितने भी सोनेट्स लिखे, 154 सोनेट्स टोटल लिखे थे, उस 154 सोनेट्स में शेक्सपियर की सोच पता चलती है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से वे सोचते थे, क्योंकि ये सारे सोनेट्स एक साथ पब्लिश हुए थे 1609 में. सो it is possible to look at the entire collection of sonnets as a larger exploration of the theme of love, of the passage of time and about human relationships in general. तो ये था शेक्सपियर का इरादा इन पूरे सोनेट्स को लिखने के पीछे. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा. लेट मी ऑल्सो से, ये आसान पोएम नहीं है. सोनेट 116 इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड पोएम. ओके,
similar to the strange meeting, which is another extremely complicated poem in your syllabus. तो इस पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि क्या लिखना है और इसमें आंसर्स में आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उस पर भी आपको काफी सोचना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा. यू कैन नॉट जस्ट गो एंड राइट वॉट एवर यू वांट टू राइट, बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पोएम है. इसको समझने में और एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी. ओके, टाटा, बाय बाय.